हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज नंबर 2.6 की बेसिक कराने जा रहा हूँ। स्टूडेंट कोशिश करूँगा कि एक ही वीडियो में बेसिक कंप्लीट हो जाए। अगर नहीं हो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो एक और आएगी बेसिक के ऊपर और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बेसिक कराना स्टूडेंट ज़रूरी होती है क्योंकि आपको पता तो चले इसके पीछे का वजह क्या है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी बड़ी आसानी होती है जब हमें बेसिक पता हो स्टूडेंट। यहाँ पर सबसे पहला जो टॉपिक 2.6 में जो हम पढ़ेंगे वो है स्टूडेंट सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है और आपको पता है लीनियर इक्वेशन क्या होती है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं उनकी डिग्री क्या हो 1, तो ऐसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लिखा हुआ है 2x प्लस का y इज इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ जो x की पावर है वो 1 है और जो y की पावर है वो क्या है 1 है, जिस वजह से ये इक्वेशन क्या कहलाएगी लीनियर इक्वेशन। और ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है वो भी कोई मुश्किल बात नहीं है। आप क्या करें, 2 इक्वेशन ले लें लीनियर या 3 ले लें, उसका सेट बना दें, तो वो कहलाता है स्टूडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज अ कलेक्शन, एक कलेक्शन है स्टूडेंट ऑफ 2 और मोर लीनियर इक्वेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए फॉर सॉल्विंग सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स। और ये एक और बात भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जरूरी है कि जो तीनों इक्वेशन में जो वेरिएबल हो, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, तीनों लीनियर है, लेकिन तीनों इक्वेशन में एक खास बात होनी चाहिए कि पहली इक्वेशन में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो दूसरी इक्वेशन में भी होने चाहिए सेम और तीसरी इक्वेशन में भी वो सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इस पहली वाली इक्वेशन में अगर आप गौर करें तो 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x1, दूसरा वेरिएबल x2, तीसरा वेरिएबल x3। तो अब अगर आप ये वेरिएबल को अगर दूसरी इक्वेशन में भी देखें तो x1, x2, x3 है, तीसरी इक्वेशन में भी देखें x1, x2, x3। इसका मतलब ये है ये एक क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अब हमें इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि x1 जो ये वेरिएबल है इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो। फॉर एग्जांपल ये x है, अब इसका x का कोफिशिएंट 2 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये देखना है जो तीनों इक्वेशन में जो वेरिएबल्स आ रहे हो वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे हमने ले लिया a1x प्लस का b1y इज इक्वल टू k1, k तो आपको पता है एक कांस्टेंट होगा। उसके बाद a2x प्लस का b2y इज इक्वल टू k2। क्या ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो x और y है, दूसरी वाली इक्वेशन में गौर करें तो उसमें भी जो वेरिएबल है वो x और y है, जिस वजह से ये क्या कहला सकता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहला सकती है। और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंशाल्लाह छोटी सी बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो आए आप बहुत मजेदार चीज की तरफ बढ़ते हैं, वो है कि होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या है। तो आए इसको अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स समझते हैं। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 and 3 अननोन्स। अब आपको पता है जैसे कि अगर आप देखें इस इक्वेशन के अंदर, तो इस इक्वेशन के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर कितने अननोन्स हैं? आप बोलेंगे सर x1 एक अननोन हो गया, x2 दूसरा अननोन हो गया, x3 तीसरा अननोन। तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके अंदर 3 अननोन्स हैं। हमें कोई परवाह नहीं है 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, हमें इससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन अननोन यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे वो 2 या 3, 2 से तो ज़्यादा, 2 हो या 2 से ज़्यादा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नहीं होना चाहिए बस। चले भाई अब देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो ये आपके सामने 3 इक्वेशंस आ गई जिसके अंदर आपको 3 वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, x1, x2, x3। तो ये एक बन गया क्या, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। छोटी सी बात तो समझ में आ गई। चलें भाई, अब क्या किया सर आपने, मैंने बोला कि ये इक्वेशन 1 को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि जो a11 है, a12 है, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33,
इसको मैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देता हूं। क्या करता हूं, ये जो वेरिएबल्स आ रहे हैं इनके जो कोफिशिएंट है, आपको तो पता ही है, अगर मैं लिखता हूं 2x, तो ये जो 2 है ये इस वेरिएबल का क्या है, कोफिशिएंट होगा। ऐसा ही है, तो यहां पर जो अननोन्स आ रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो ये जो a11 है इस x1 मतलब ये वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट, ये x2 वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट, x3 वाला, तो ये कोफिशिएंट है। तो मैं इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देता हूं और इस मैट्रिक्स की फॉर्म में मैं इसको बोल दूंगा कैपिटल A। क्या बोल दूंगा, कैपिटल A। तो A वाले जो मैट्रिक्स मैंने बनाया a11, a12, a13, इसको अरेंज करके लिख दिया। क्लियर। मैंने बोला मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे कि कैपिटल A कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल B। चले भाई, ऐसे लिख सकता हूं। और यहां जो ये A क्या है, ये X क्या है, ये B क्या है, आए जरा इसको समझते हैं। थोड़ी तबीयत सही नहीं है। चले भाई, अब क्या होगा स्टूडेंट, देखें A तो मैंने आपको बता दिया। A क्या है, ये जो x1 जो अननोन्स है उनके कोफिशिएंट को हमने बोला एक सेट बना दिया, मतलब मैट्रिक्स में लिख दिया। और ये जो x है ये अननोन्स है, तो कितने अननोन्स है यहाँ पर, एक x1, एक x2 और x3। इसको हम कॉलम में लिखेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स आपके सामने आ रहा है ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है। तो ये जो x है वो क्या है, वो एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या हो गया, अननोन्स हो गए। और B वाला मैट्रिक्स क्या है, B वाले मैट्रिक्स के अंदर ये सारे कांस्टेंट हो गए। B1 क्या है, कांस्टेंट है, B2 क्या है, कांस्टेंट है, B3 क्या है, ये B3 होगा। ये कांस्टेंट है, तो इनका भी मैंने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ क्या लिखा, द मैट्रिक्स A कौन क्या बोलेंगे, तो मैट्रिक्स A इज कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम, द मैट्रिक्स ऑफ द कोफिशिएंट। ये मैट्रिक्स क्या है, कोफिशिएंट है इसके अंदर, किसके, कोफिशिएंट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। क्लियर, सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या है, कोफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं, x क्या है, तो x इज द कॉलम मैट्रिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या होंगे, अननोन्स होंगे। ये अननोन से सारे हैं, x1 क्या है अननोन, x2 क्या है अननोन, x3 क्या है अननोन है। और इसी तरीके से B क्या होगा, एंड B इज द कॉलम मैट्रिक्स, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है और जिसके अंदर क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। समझ में आ गई। अब आपको बोले कि सर ये क्या पढ़ाए जा रहे हैं आप, अभी तो आपने यहाँ आइडेंटिटी क्या होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस पढ़ाएंगे, तो इसको क्या समझा रहे हैं। तो भाई देखें स्टूडेंट, ये बहुत अहम चीज़ है, अगर ये अभी समझ में नहीं आई तो बड़ा मसला हो सकता है। अब इजीली आप ये बात को समझ सकते हैं कि होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या फर्क है। तो हाँ आपको बता दूं जल्दी से, यहाँ ये जो B आ रहा है, ये B नजर आ रहा है, और B हमने मैट्रिक्स किसको बोला था, ये B जो मैट्रिक्स है होगा वो उसके अंदर क्या हो गए, सारे कांस्टेंट हो गए। क्लियर है। अगर ये B 0 हो जाता है, अगर ये B 0 हो जाता है तो उसके बाद जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। और अगर B 0 नहीं है तो वो कहलाएगा नॉन होमोजेनियस। इसको एग्जाम्पल की मदद से स्टूडेंट समझते हैं। चलें स्टूडेंट समझते हैं इस बात को एग्जाम्पल की मदद से। अब मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो दो मैंने इक्वेशन ली है क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो आज जरा चेक करते हैं पहले। तो भाई देखिए पहली इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल आ रहे हैं वो दो है, एक x1 है और एक x2 है, और दोनों की जो डिग्री है वो भी 1 है। चले भाई लीनियर इक्वेशन है। दूसरे में आ जाए तो x1 x2 सेम वेरिएबल आ रहे हैं और दोनों की डिग्री भी सेम है, मतलब x1 की पावर भी 1 है, x2 की पावर भी 1 है। तो इसका मतलब ये क्या होगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अब क्या करना है हमारे को, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, ax इज इक्वल टू बी। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ पर a कौन होगा, x कौन होगा और b कौन होगा, अभी बताया था स्टूडेंट, भूलना नहीं है। तो a क्या होगा, देख लो स्टूडेंट, a हमारे पास क्या होगा, a हमारे पास जो हमारे अननोन्स हैं उनके कोफिशिएंट, तो क्या है -3, ये आ गया -3, x2 का कोफिशिएंट क्या है 2, ये आ गया 2, x1 क्या है 7 आ गया इसका कोफिशिएंट, x2 का कोफिशिएंट क्या है -5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक a हमने बना दिया मैट्रिक्स। क्लियर।
उसके बाद ये x क्या है, आप बोलेंगे सर ये तो अननोन होगा, ये क्या होगा अननोन, और एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो भाई देखें अननोन हमारे पास कितने x1 और x2, तो ये आ गया इस कॉलम के अंदर x1 और x2। और b क्या होगा, आप बोलेंगे सर b हमारे पास क्या होगा, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स होगा और इसके अंदर सारे क्या हो गए कांस्टेंट हो गए। तो आए जरा कांस्टेंट कौन है 0 और 13, तो ये आ गया 0 और 13। अब मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए हमें सिर्फ ये चेक करना होता है ये बी मैट्रिक्स है क्या ये 0 है। आप देखें ये बी मैट्रिक्स 0 है, आप बोलेंगे सर ये 0 के बराबर नहीं है, जिस वजह से ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको हम क्या बोलेंगे नॉन होमोजीनस। क्या बोलेंगे नॉन होमोजीनस। तो इंशाल्लाह आप लोगों की बात क्लियर हो चुकी होगी इजीली। चलें भाई आए जरा इसको चेक करते हैं। अब देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आप बोलेंगे सर ऐसे लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी। आप यहां लिखेंगे इट कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी। अब यहाँ a कौन है x कौन है और b कौन है, आए जरा इसको भी लिख देता हूं फटाफट। चले भाई फटाफट लिखना है जल्दी से। तो क्या हो जाएगा a कौन होगा यहाँ पर, आप बोलेंगे सर जो हमारे अननोन्स है ना उनके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे यहाँ। बिल्कुल करेक्ट स्टूडेंट्स। x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, x2 का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 7, x3 का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 3 x1 का कोफिशिएंट क्या है 11, x2 का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 5, x3 का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 2, x1 का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1, x2 का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 2, x3 का कोफिशिएंट क्या है प्लस का 3। तो ये तो हमारे पास a आ गया। सर यहाँ b क्या होगा, सॉरी x क्या होगा, आप बोलेंगे सर ये जो ये x है ना x ये सारे अननोन्स हो गए। तो कितने अननोन्स हैं, एक अननोन x1 है, एक अननोन x2 है और एक अननोन x3 है, और ये कॉलम में लिखे जाएंगे कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ आ जाएगा x1 x2 और ये आ गया x3। और यहाँ सर ये b क्या होगा, ये b जो मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट ये किसका होगा कांस्टेंट्स का होगा। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है 0 0 और 0, और ये भी एक क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो 0 0 0। अब मुझे ये बताएं क्या ये मैट्रिक्स b वाला क्या ये 0 के बराबर है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल ये 0 के बराबर है। तो इस वक्त ये जो सिस्टम अब आपके सामने लीनियर इक्वेशंस आया हुआ है ये क्या कहलाएगा होमोजीनस। इंशाल्लाह छोटी सी बात थी लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट थी स्टूडेंट, और अब आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है कि आप कैसे देखेंगे क्या ये सिस्टम एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होमोजीनस है या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस नॉन होमोजीनस है। आप इजीली बता सकते हैं। इंशाल्लाह बात क्लियर हो चुकी है। तो आए ज़रा अब आगे बढ़ते हैं कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है सर। सो आए ज़रा आप सोचते हो स्टूडेंट कि किस तरीके से हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व अ सिस्टम ऑफ 3 होमोजीनस लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। वो बोल रहे हैं कि अब जो हम होमोजीनस इक्वेशन लेंगे सबसे पहले तो होमोजीनस इक्वेशन होनी चाहिए और उसके ही हम लोग सॉल्यूशन मालूम करेंगे। सॉल्यूशन से मुराद जो इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू मालूम करने के बाद जो हम सॉल्यूशन सेट बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्लियर है। चले भाई अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो हम ऐसे लिखेंगे x, y, z, ये हमारा सॉल्यूशन होगा। क्लियर है, समझ में आई बात। अगर 2 होती हैं 2 वेरिएबल होते हैं तो x, y होता है। समझ में आ रही है ना बात। तो ये सॉल्यूशन होता है। चले भाई क्लियर हुई छोटी सी बात, आगे बढ़ते हैं। अब चले भाई तो हमने एक सिस्टम बना लिया होमोजीनस लीनियर इक्वेशंस का, ये आपके सामने आ चुका है। क्लियर है। और ये होमोजीनस कैसे हमें कैसे पता चला, आप लोग देखते ही बता सकते हैं कैसे। आप यहाँ देखिएगा कोई भी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। ऐसी 3 इक्वेशंस आपके सामने है ये जिनके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, सारे कांस्टेंट 0 है। ये भी 0 है, ये भी 0 और यहाँ भी ये भी 0 है, और यहाँ तो कोई कांस्टेंट नजर ही नहीं आ रहा। तो ऐसी इक्वेशन आपको अगर मिल जाए सिस्टम जहां पर कोई कांस्टेंट ही ना हो तीनों इक्वेशन में, तो ऐसी इक्वेशन को आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो एक होमोजीनस इक्वेशन है। क्लियर है बात। चले भाई इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय। अब हम क्या करेंगे, अगर इसके अंदर हम यहाँ पर x की वैल्यू मतलब ये जो अननोन है इसको 0 कर दें, y जो है इसको 0 कर दें और ये z इसको 0 कर दें,
तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे कि x भी 0, y भी 0 और z भी 0, ये एक सॉल्यूशन बन गया ऑफ द अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसको हमने माना था इज कॉल्ड, अब इसको एक नाम दिया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कब बोला जा रहा है सुनते जाइएगा, जब यहाँ जो सॉल्यूशन है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का होमोजीनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है, मतलब x y z ये जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज अगर 0 हो जाए 0,0,0, तो उस वक्त जो सॉल्यूशन होता है उसको एक खास नाम दिया जाता है स्टूडेंट, और वो है ट्राइवियल सॉल्यूशन, या तो आप उसको बोल सकते हैं जीरो सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करिए। अगर कभी भी होमोजीनस इक्वेशन, नॉन होमोजीनस इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, होमोजीनस इक्वेशन की बात कर रहा हूं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, अगर सॉल्यूशन 0 आ जाता है 0,0, आ जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन। और अगर 0 नहीं आता, एनी अदर नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा ऑफ द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, तो हम बोलेंगे उसको नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। समझ में आ गई? इंशाल्लाह बात समझ में आ गई। और सुनते जाइएगा स्टूडेंट, इनको हल कैसे करना है ये भी सुन लें। सबसे पहले स्टूडेंट आप करेंगे क्या, इसको आप लिख देंगे ax इज इक्वल टू बी की फॉर्म में। कैसे लिख देंगे? ax इज इक्वल बी की फॉर्म में लिख देंगे। उसके बाद जो ये ए मैट्रिक्स होता है, आपको पता है ए मैट्रिक्स क्या होता है? जो अननोन्स होते हैं उनके जो कोफिशिएंट्स है जो हम मैट्रिक्स बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं ए मैट्रिक्स। तो उस ए मैट्रिक्स को आप लोग कन्वर्ट कर देंगे इक्लोन फॉर्म के अंदर। सुनते जाइएगा बात को, ए मैट्रिक्स कौन सा होगा? इन अननोन्स थे, अननोन के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है उसे हम बोलते हैं ए मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो उस ए मैट्रिक्स को सबसे पहले हम इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? उसके बाद उसका रैंक देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ अननोन्स है, और नंबर ऑफ अननोन्स को हम क्या लिखते हैं? n, और रैंक तो आपको पता ही है, सिंपल है। तो आप उसको पहले इक्लोन फॉर्म में करेंगे, उसके बाद रैंक मालूम करेंगे और नंबर ऑफ रोज मालूम करेंगे। उससे फायदा क्या होगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं, इससे हमें पता चलेगा उससे ट्राइवल सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। तो आए जरा इस बात को नोट करें। सबसे पहले तो ax इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो कंडीशन किसकी है? होमोजीनस इक्वेशन की है, और जब तक वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनस नहीं होगी तो ये ट्राइवल और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का तो किससे खत्म हो जाएगा। चले भाई, तो ax इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? होमोजीनस इक्वेशन होगी ऑफ लीनियर इक्वेशन विद n अननोन्स। n अननोन्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमें तो नहीं पता कि वो सिस्टम में कितने अननोन्स है भाई, 3 है, 4 है, 5 है, 6, हमें नहीं पता, तो हमने बोल दिया, जनरल बात कर दी कि n अननोन्स हो गए। चले भाई, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, फिर आप आगे बढ़ेंगे। देन पहला पॉइंट ट्राइवियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा वो सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इट हैज ओनली ट्राइवियल सॉल्यूशन, इसके पास सिर्फ और सिर्फ ट्राइवियल सॉल्यूशन कब होगा? जब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जब क्या हो? रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स बराबर आ जाए नंबर ऑफ अननोन्स के। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है आप लोगों के पास, ए मैट्रिक्स है, और उसका जो रैंक निकला वो बराबर आ गया किसके? रैंक ऑफ ए किसके बराबर आ गया? 3 के। किसके बराबर गया? 3 के। और आपने देखा कि उसके अंदर जो अननोन्स है वो भी 3 है। वो भी कितने हैं? 3। तो याद रखिएगा, अगर ऐसा हो गया सो उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के होमोजीनस, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? ट्राइवियल होगा। मतलब यहाँ x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा और z भी, या कोई भी अननोन जो उसमें दिया हुआ हो। क्लियर है? दूसरी बात ये बोल रहा है उसके पास एक और कंडीशन ऐसी है कि उस वक्त ट्राइवियल सॉल्यूशन हो सकता है। कब? जब इनफाइनाइटली नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। सर ये क्या बात हो गई? देखिए भाई, आपने कोई 2-3 इक्वेशन ले ली, और जब आपने इसके सॉल्यूशन फाइंड किए तो भाई अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं, कभी ये, तो बहुत सारे सॉल्यूशन देखने को मिल रहे हैं, इनफाइनाइट मिल रहे हैं। तो उस कंडीशन में भी जो सॉल्यूशन हो सकता है वो क्या हो सकता है? ट्राइवियल होगा।
क्लियर है? अगर इनफाइनाइटली नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस हो, समझे, इनफाइनाइटली होने चाहिए, पता चले काउंटेबल होगा, काउंटेबल क्या नहीं है, इनफाइनाइटली, आपको पता है ना, इनफाइनाइट बहुत बड़ा है ना, तो इनफाइनाइटली नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस है, तो उस कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या कहला सकता है, ट्राइवियल सॉल्यूशन कहला सकता है। तो इफ उस कंडीशन में क्या होगा, जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स ए का जो रैंक होगा और नंबर ऑफ अननोन्स हो गए, तो याद रखिएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स है हमेशा क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है क्या होगा, हमेशा लेस देन होगा नंबर ऑफ अननोन्स। क्लियर है? तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, जो भी मैट्रिक्स है आपने माना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसका जो रैंक निकालेंगे वो हमेशा नंबर ऑफ अननोन से छोटा होगा। अगर नंबर ऑफ अननोन 3 है तो रैंक क्या होगा मैट्रिक्स का 2। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो याद रखिएगा उस वक्त इनफाइनाइटली नॉन ट्राइवल सॉल्यूशंस हो गए, और उस कंडीशन में उसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइवल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। और या तो दूसरी कंडीशन ये है कि आप डिटर्मिनेंट मालूम करें, तो डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर आ गया, जब भी क्या होगा, ट्राइवियल हो सकता है ना भाई, समझ में आ गई? चले भाई, ये बात भी क्लियर हो गई। और ट्राइवियल डायरेक्ट देखना हो तो आप ये देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर ना आ रहा हो, तो पक्का मेथड तो यही है कि आप ये देखें इनफाइनाइटली नॉन ट्राइवल है या नहीं है, या रैंक वाला तरीका सबसे अच्छा है। क्लियर है? सो आए अगर आप दूसरी चीज़ को पढ़ते हैं, सो आए ज़रा स्टूडेंट आप समझते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम को और इनकंसिस्टेंट सिस्टम को। सो आए ज़रा देख लें, बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन भाई स्टूडेंट यहाँ पर पूरी बात कंप्लीट नहीं होगी आज की वीडियो में, आगे कंटिन्यू करूँगा इसको, तो आज यही रोकूंगा। इसकी पूरी बातें अभी जानना आपको बाकी है, सिर्फ अभी ऊपरी तौर पे बता रहा हूँ कंसिस्टेंट सिस्टम में क्या है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या है। इसको जानने के बाद उसके बाद और चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स है जिसके ज़रिए आप इजीली पता लगा पाएंगे स्टूडेंट। क्लियर है? चले भाई, तो कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है स्टूडेंट? सिस्टम ऑफ इक्वेशन सेड टू बी कंसिस्टेंट। एक ऐसे इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट सिस्टम कह सकते हो स्टूडेंट अगर इट हैज़ वन और मोर सॉल्यूशंस। सर क्या बात करिए? तो भाई देखो स्टूडेंट, आपको पता है अगर हमारे पास अगर 2 लीनियर इक्वेशंस दी जाए, सही, 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी जाए और हमसे बोला जाए कि इसे सॉल्व करो, मतलब सॉल्व करने का मतलब क्या है, इसके सॉल्यूशन निकालना, क्या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना, हम कर लेंगे। लेकिन अगर हम करने के बाद हमें कोई यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, मतलब x की एक खास वैल्यू और y की एक खास वैल्यू मिलती है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ऐसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। यहाँ पे लिखे, अगर ये वाली इक्वेशन आपके सामने 2 लिखी हुई है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, अगर आप इसके सॉल्यूशन फाइंड करें तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, x की वैल्यू आपको -1 मिलेगी और y की वैल्यू 5/2 मिलेगी। क्लियर है? तो इसे ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम। क्लियर है? और एक और बात आपके यहाँ लिख दी मैंने, ये वाली इक्वेशन को अगर आप गौर करें तो अगर आप इस इक्वेशन के, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अगर आप सॉल्यूशन मालूम करेंगे तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। मतलब ये भी वैल्यू रखेंगे तो जब भी ये सेटिस्फाई करेगा, ये वाली रखेंगे जब भी सेटिस्फाई करेगा, ये वाली रखेंगे जब भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, जिस वजह से ये अभी भी क्या कहलाएगी? कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगी। क्लियर है? अब आप बोलेंगे सर सारी बातें तो इसी के अंदर आ गई, तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या फ़र्क है? बहुत आसान सा फ़र्क है। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में सिर्फ इतना सा फ़र्क है, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता। क्या नहीं आता? सॉल्यूशन, मतलब कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको वेरिएबल की। तो इफ अ सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही ना हो, तो इट इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। इंशाल्लाह बात क्लियर। फॉर एग्जांपल अगर आप ये इक्वेशन ले लें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस और आप इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने पे आपको कोई वैल्यू ही नहीं मिलेगी, ना तो x की ना तो y की, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सिस्टम है ये कहलाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। बिकॉज क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्लियर है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यही वीडियो कंटिन्यू होगी स्टूडेंट, वहीं से शुरुआत करेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम से, थोड़ी और चीज़ आपको समझानी है। सो आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।